सो नेक्स्ट करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग दो, फैक्ट्स रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। फैक्ट्स रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। इंडिया में वुमेन सेफ्टी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लिखो, द डाटा प्रोवाइडेड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। द डाटा प्रोवाइडेड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये एक बॉडी है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो। ये हमारे देश में हो रहे क्राइम्स जो है ना उसके बारे में पूरा डाटा इकट्ठा करते हैं और हमें बताते हैं। अब इन्होंने क्या बताया है तो लिखो, इसके अंदर पहले पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स बना लो। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2023, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2023, there has been alarming rise, there has been alarming rise in the crimes against women in India, in the crimes against women in India, with 4% increase, with 4% increase as compared to 2022, as compared to 2022। सो जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट ने हमें बताया कि 2022 में जितना क्राइम हुआ था उससे 4% ज्यादा क्राइम वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है 2023 में। 4% का इजाफा है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट में बताया गया, जब भी वुमेन सेफ्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा कि हमारे देश के अंदर 4% इंक्रीज हो गया, ये तो कम होना चाहिए था, ये बढ़ क्यों रहा है। सेकेंड पॉइंट इसी में लिखना, ओवर 4.45 लाख केसेस, ओवर 4.45 lakh cases were reported, comma, the most common crimes were number 1, cruelty by husband or relatives, cruelty by husband और रिलेटिव्स, ब्रैकेट में लिख लेना 31.4%। सबसे ज्यादा इसमें केसेस किसके हैं, जो हस्बैंड्स ने वाइफ्स को तंग किया या उनके घर वालों ने उनको तंग किया। नंबर 2, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, किसी को जबरदस्ती उठा लिया, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, ब्रैकेट में लिख लेना 19.2%, 19.2%। तीसरा है assault with intent to, intention से आता है intent, assault with intent to outrage modesty, ब्रैकेट में लिख लेना 18.7%।
18.7%, मतलब किसी तरीके की बदतमीजी करना, ऐसा बिहेवियर, जैसे वो बोले इसने मुझे छेड़ा है, जिसने मुझे ये किया, इसने मुझे ये बोला, ये गलत इशारे किए, ये सारी वो सब क्या है, मॉडेस्टी के अगेंस्ट, मतलब जो सोशल बिहेवियर एक्सेप्टेबल है उसके अगेंस्ट आपने कुछ करना, उसके केसेस आपको देखने को मिले। और नंबर 4 पे है रेप, 7.1%। रेप 7.1%। तो ये 4 मेजर क्राइम्स हैं जो वुमेन के अगेंस्ट आपको 2023 के अंदर रिपोर्ट होते हुए देखने को मिले। ये जो 4% इंक्रीज हुआ है पिछले साल से, तो ये बढ़ के कितना हो गया है, 4.45 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं वुमेन के अगेंस्ट क्राइम के 2023 में, अकेले 2023 में। अब ध्यान से सोच के देखो, 4.4, 4.5 लाख हो गया एक तरीके से। 365 दिन में 4.5 लाख केसेस, अगर दिन के अकॉर्डिंग भी लगाना चाहो तो हर दिन में अगर आप देखोगे हजारों केसेस, हंड्रेड्स ऑफ केसेस आपको देखने को मिलेंगे जो वुमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं, आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है एज सिंपल एज दैट। जैसे फॉर एग्जांपल 365 दिन होते हैं, एक दिन में अगर आप 100 केसेस भी लगाओगे तो कितना बनता है, 36,000। अगर एक दिन में तुम 1000 केसेस लगाओगे तो कितना बनता है, 3,65,000। और ये कितना है, 4.5 लाख। तो मतलब 1,000 से ज्यादा केसेस हर दिन रजिस्टर है, अगर ऑन एन एवरेज देखें तो हमारे देश के अंदर हर दिन, जिसमें हस्बैंड्स के द्वारा क्रुएलिटी की जा रही है, या फिर हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के द्वारा, या किडनैपिंग अबडक्शन हो रहा है, उसको उठा रहे हैं लड़की को, या उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, या रेप कर रहे हैं। तो ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने हमेशा हाईलाइट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2021, एक पुरानी रिपोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2021, over 31,000 cases, over 31,000 cases of rape reported, 31,000 केसेस, 31,000 से भी ज्यादा, 31,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्टेड ऑफ रेप with an average of 86 cases reported daily, average 86 cases daily। और इस चीज को गौर करो जरा, ये वो केसेस का डाटा है जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो तो बात ही अलग है। क्योंकि हमारे यहाँ पे रेप के सारे केसेस रिपोर्ट थोड़ी ना होते हैं, बदतमीजी के या वायलेंस के सारे केसेस रिपोर्ट, ये तो वो डाटा है जो पुलिस थाने में गया, वहां पे रिपोर्टिंग हुई। हर दिन 86 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, किसके, रेप के। हर दिन 86 केसेस रेप के रिपोर्ट हो रहे हैं। ये एनसीआरबी, ये सरकारी बॉडी है, तो सरकार ये डाटा दे रही है आपको, 2021 का ये डाटा है, तो ये बड़ा चौंका देने वाला डाटा है। मतलब एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि हर मिनट में या हर घंटे में कई रेप हो जाते हैं हमारे देश के अंदर। द रियलिटी जो है, आप बोल सकते हो, हरासमेंट हर मिनट आपको देखने को मिल जाएगी, हर मिनट हरासमेंट किसी न किसी वुमेन के साथ होती हुई आपको देश के अंदर देखने को मिल जाएगी। रेप के इतने केसेस है तो हरासमेंट के खुद सोच के देखो कितने होंगे। हरासमेंट तो चलते फिरते कोई भी करता है, समझ रहे हो। देन उसके बाद नंबर 2 पे आ जाओ। ये तो हो गया एनसीआरबी के बारे में, इसका जो डाटा है ये हो गया डन। इसमें 2 रिपोर्ट्स मैं आपको मेंशन करवा दी, एक 21 वाली, एक 23 वाली, जिसका डाटा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, फैक्ट्स है ना, तो इन फैक्ट्स को याद रखना। अब नंबर 2 इसमें सब हेडिंग बना लो, दैट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो इसमें लिखो, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा,
देयर वर more than 14,000 cases. There were more than 14,000 cases of sexual harassment and more than 170 cases, more than 170 cases of acid attacks of acid attacks in the year 2021, in the year 2021. सो जेंडर बेस्ड वायलेंस की जब हम बात करते हैं, बात तो भाई वुमेन के अगेंस्ट क्राइम की हमने बात करनी है। एनसीआरबी की वही रिपोर्ट में बताया गया कि भाई अराउंड अराउंड 14,000 से ज्यादा आपको केसेस देखने को मिल जाते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, रेप नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट। उसमें यह भी हो सकता है कि सामने वाले लड़की को कोई गंदे इशारे किए, भद्दे इशारे किए, वो सारी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं। या फिर आप बोल सकते हो किसी का वीडियो बना लिया है ना, पोर्नोग्राफी, किसी को दिखाना जबरदस्ती, ये सब हरासमेंट में आता है, आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीजों के 14,000 से ज्यादा केसेस। और एसिड अटैक, जो कि एक बहुत हीनियस क्राइम है। एसिड अटैक करना मतलब सामने वाले को मारने की कोशिश करना। एक तो हरासमेंट होता है, एक मारना सामने वाले को, सामने वाले की शक्ल बिगाड़ देना एसिड गिरा के। उसके 170 से ज्यादा केसेस आपको 2021 में देखने को मिल रहे हैं। फैक्ट्स जो आप याद रखोगे। तीसरा है वर्क प्लेस हरासमेंट। तीसरे नंबर पे आ जाएगा जेंडर बेस्ड वायलेंस के बाद वर्क प्लेस हरासमेंट। वही तो प्रॉब्लम है ना। तो लिखो इसमें वर्क प्लेस हरासमेंट में अकॉर्डिंग टू अ सर्वे conducted by according to a survey conducted by Indian National Bar Association, Indian National Bar Association, मतलब ये जो लॉ की एसोसिएशन है आपकी, लॉयर्स को जो लाइसेंस वगैरह देते हैं ना, इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन इन 2017 it is found that 38% of the women had faced 38% of women had faced workplace harassment, comma, though most did not report, due to the fear of retaliation, कि सामने वाला बदला लेगा मेरे से या कुछ, due to the fear of retaliation और लॉस ऑफ जॉब, जॉब चली जाएगी, लॉस ऑफ जॉब। तो इन सब कारणों की वजह से वुमेन जो है वर्क प्लेस पे 38% वुमेन के साथ हरासमेंट हो रही है। बहुत बड़ा नंबर है 38%। टोटल जितनी वुमेन्स काम कर रही हैं, दफ्तर जा रही हैं, वर्किंग है, उसमें 38% के साथ हरासमेंट हो रही है। लेकिन ज्यादातर वुमेन रिपोर्ट नहीं करती। कारण क्या है? कोलीग्स के साथ काम करना है फ्यूचर में, तो वो कुछ ना कहीं नुकसान उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऑफिशियल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में। और जॉब भी चली जा सकती है, प्राइवेट वाला नौकरी से भी निकाल देगा कि हमारे ही मुलाजमों के खिलाफ ये तो केस कर रही है, हमारे उसको कर रही है, बदनाम कर रही है एंड ऑल, ये सारी चीजें। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं केस सुनाता हूँ रिसेंट ही, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट स्टिल जो रियलिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन इंस्टीट्यूशन के अंदर उधर एक पुराने टीचर थे, उनकी वाइफ आती है और जबरदस्त तरीके से शोर मचाती है आके कि उसको बुलाओ।
और वो अभी यहाँ पे वर्किंग नहीं है। और वो कुछ फोटोज लेके घूम रही थी जिसके अंदर उसने शोकेस किया कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स, कई स्टूडेंट्स के साथ उस टीचर के नाजायज संबंध हैं, इवन आफ्टर बीइंग मैरिड, और एक चाइल्ड भी है। वो वुमेन रहती है अमेरिका में, तो वहां से वो आई थी अपने बच्चे को लेने के लिए। उसने बहुत शोर मचाया। अब ये जब सारी चीजें बच्चों के दिमाग में जाती हैं या हम जैसे बाकी टीचर्स के दिमाग में जाती हैं, तो आपकी रेपुटेशन डाउन होती है अगर देखा जाए तो। अब ये अगर आप देखोगे, दिस इज ऑल्सो वन अमंग द हरासमेंट्स, दिस इज ऑल्सो हरासमेंट अगर आप देखोगे, क्योंकि एक स्टूडेंट के साथ इस तरीके के टीचर का संबंध होना, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, दैट इज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। इससे इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार वुमेन को बहलाया फुसलाया जाता है, कई बार वर्क अपॉर्चुनिटीज देने की बात की जाती है, और फिर बोला जाता है कि अगर कोई वुमेन ग्रो कर रही है तो कुछ ना कुछ उसने ऐसा कुछ किया होगा, इसीलिए उसको जो मेल पार्टनर्स हैं उसके वर्क प्लेस पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज उस वुमेन ने किया होगा। समझ रहे हो ये बात? ये बोला जाता है ना कि अगर मेल ग्रो करता है तो वो उसने मेहनत की होगी, अगर वुमेन का ग्रोथ हो रहा है तो मतलब क्या है, उसका बॉस के साथ कोई अच्छा रिलेशन होगा ऐसा कुछ, तो उस वजह से ये सब हो रहा है, ये बोला जाता है ना। तो ये हमेशा कलंक जो है वुमेन के ऊपर ही लगता है, लेकिन कारण ये है, करता कौन है? एक मेल। उसको कभी भी टारगेट नहीं किया जाता। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, नंबर 4, साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम्स होते हैं, तो लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2021, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2021, टोटल टोटल 10,000 प्लस केसेस, 10,000 से ज्यादा, 10,000 प्लस केसेस of cyber crime against women, cyber crime against women have been reported, have been reported। सो 10,000 से ज्यादा आपको साइबर क्राइम, जिसमें किसी को स्टॉक करना है ना, किसी को ऑनलाइन हरास करना, किसी किसी से रिवेंज लेने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी फोटो डाल रहे हो, तो वहां से आपकी फोटो उठा के उसकी एडिटिंग करके पोर्नोग्राफी के अंदर उसका इस्तेमाल किया गया। जैसे रिसेंटली वो मंदाना जो है, क्या नाम है उसका, रश्मिका मंदाना की फोटो का इस्तेमाल किया गया था, अगर आपको याद हो। एक बहुत ही गंदी इमेज के ऊपर उनकी जो फेस है उसका इस्तेमाल किया गया। उस दिन हम बात कर रहे थे ऐश्वर्या राय का, वो एक लड़की है, वो वीडियोस डालती है ऐश्वर्या राय का फेस लगा के। अब वहां पे अगर वो कुछ गलत वीडियो बनाती है और वहां पे ऐश्वर्या राय का फेस लगा रही है, तो उसकी बेइज्जती नहीं है इसमें? ये हरासमेंट नहीं है उसकी? चलो वो तो ऐश्वर्या राय आप मानोगे कि चलो एआई चल रहा है, लेकिन एक नॉर्मल लड़की जैसे आप जैसी कोई लड़की है, उसकी कोई फोटो उठा के इस तरीके से गलत इस्तेमाल कर लेता है, तो सामने वाला तो जज नहीं ना कर पाएगा कि ये आम लड़की है कि ये वही लड़की है कि क्या है। तभी तो आज के टाइम पे बोलते हैं कि प्राइवेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं नहीं है इन चीजों को, बट आपका जो पर्सनल अकाउंट है जहाँ पे आप अपनी फोटोज वगैरह डालते हो, वो हमेशा प्राइवेट होना चाहिए, हमेशा, हमेशा। और अगर कोई आपका पब्लिक अकाउंट है, तो उसके ऊपर ऐसी कोई भी चीज अपलोड मत करो जो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती हो, कभी भी उसको अपलोड मत करो। मतलब अगर आप मेरा अकाउंट देखोगे
उस दिन शिखा बोल रही थी कि सर आपका पर्सनल अकाउंट बताओ, तो मैंने बोला जो है ही पर्सनल उसको बताने का क्या मतलब हुआ, समझ रहे हो? तो वो जो पब्लिक है उसमें मैं कभी अपना कभी नहीं डालता हूँ, और जो पर्सनल है उसमें सिर्फ क्लोज जो फैमिली मेंबर्स हैं या क्लोज जो फ्रेंड्स हैं सिर्फ वो होंगे, क्योंकि आपने किसी को, दुनिया वालों को दिखा के क्या करना है, समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपने दुनिया जहान को दिखा के क्या करना? आप कोई पब्लिक स्टार हो, कोई सोशल मीडिया स्टार हो, या फिर आप कोई फिल्म एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, नहीं ना, फिर आपने किसी को दिखा के क्या करना है, समझ रहे? नेक्स्ट, नंबर 5, पब्लिक परसेप्शन एंड फियर। पब्लिक परसेप्शन एंड फियर, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू सर्वे कंडक्टेड बाय, according to a survey conducted by Thomas Thomas Thomson Reuters, THOMSON Reuters, REUTERS, थॉमस रोटर्स, ब्रैकेट में लिख लेना, अ कनेडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन कंपनी, अ कनेडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन कंपनी, जिसके पास अलग अलग कंट्रीज का आप बोल सकते हो डाटा वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह जो रहती है, उनके द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया, थॉमस रॉटर्स, रैंक्ड, ब्रैकेट क्लोजर के लिखना, रैंक्ड इंडिया एज मोस्ट डेंजरस कंट्री, इंडिया एज मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन, फॉर वुमेन, कॉमा, बेस्ड ऑन एक्सपर्ट परसेप्शंस, बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स परसेप्शंस, मतलब जो इस मामले में एक्सपर्ट है उन लोगों का क्या सोचना है, बेस्ड ऑन एक्सपर्ट परसेप्शंस रिगार्डिंग सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। सो 2018 में एक सर्वे थॉमस रोटर्स ने कंडक्ट किया था, कनाडा की एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसने बताया कि वुमेन के लिए सबसे डेंजरस प्लेस जो है दुनिया में रहने के लिए वो है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस, हरासमेंट के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, आप बोल सकते हो। इसी में सेकंड पॉइंट लिखना, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय एक्शन एड इंडिया, एक्शन एड इंडिया फाउंडेशन, फाउंडेशन in 2019, in 2019, comma, it is found that, it is found that 79% of the women reported, 79% of the women reported feeling unsafe, feeling unsafe in the public spaces, feeling unsafe in the public spaces, comma, especially during, especially during the evening and night, especially during the evening and night.
सो 79% मतलब अराउंड 80% वुमेन ने, हमारे देश की वुमेन ने, क्योंकि ये जो एक्शन एड इंडिया फाउंडेशन है, ये हमारा एक फाउंडेशन है जो खासतौर पे बच्चों के लिए और वुमेन के लिए काम करता है। इट इज लाइक एन एनजीओ। तो उनके लिए काम करते हैं, और इसने क्या बताया कि अराउंड 80% वुमेन का ये मानना है, 79% वुमेन का ये मानना है कि जब वो पब्लिक स्पेस में होती हैं तो वो अनसेफ फील करती है। मतलब उनको हर टाइम ध्यान रखना पड़ता है अपने आसपास। आप खुद लड़कियां हो, जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको बड़ा चौकन्ना होके चलना पड़ता है कि कोई गलत टच ना करे या कोई गलत तरीके से कुछ, समथिंग लाइक दैट होता है ना ये चीज। कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो सकता है, आपने अपने एक्सपीरियंस भी की हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मतलब मेरा ये मानना है कि हर एक लड़की एक्सपीरियंस करती है किसी ना किसी लेवल पे। बस में, या किसी फेयर पे आप गए हो, या किसी रश वाली मार्केट में चले गए, कुछ मतलब कोई ना कोई ऐसा प्राणी तो मिल ही जाता है जो किसी तरीके का गलत टच करने की कोशिश करता है। मतलब हर एक लड़की ने देखा होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है। तो 78% वुमेन तो यहाँ पे बोल रही है कि उनको अनसेफ फील होता है, खास तौर पे इवनिंग और नाइट के टाइम पे। तो मतलब क्या है, इंडियन सोसाइटी, इंडियन पब्लिक स्पेसेस आर नॉट सेफ फॉर द वुमेन। रात में तो आप निकल ही नहीं सकते बाहर, सवाल ही नहीं पैदा होता। देन उसके बाद नंबर 6 पॉइंट लिखो, वायलेंस अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड वुमेन। मार्जिनलाइज्ड मतलब जो पिछड़ी हुई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वायलेंस अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड वुमेन, इसमें लिखो, दलित वुमेन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू वायलेंस। दलित वुमेन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू वायलेंस, comma, a study conducted by ह्यूमन राइट्स वॉच, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लिया करो ये नाम जो होते हैं फाउंडेशंस के, ह्यूमन राइट्स वॉच ब्रैकेट में लिख लो, एन इंटरनेशनल एनजीओ हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क। इंटरनेशनल एनजीओ है ये, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स है, ब्रैकेट क्लोज। इन 2018, in 2018 it found that it found that incidents of rape and other forms of violence against Dalit women, other forms of violence against Dalit women used as tool of oppression, used as tool of oppression, OPPRESSION, ऑपरेशन, किसी को दबाना आप बोल सकते हो। तो ना दलित वुमेन के साथ तो इस वजह से रेप हो जाता है कि उनको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दलित वुमेन के साथ जैसे कुछ मूवीज भी अगर आपने देखी हो, दलित कम्युनिटी के साथ बहुत क्राइम होता है। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली वुमेन की बात कर रहे हैं। कई ऐसी मूवीज वगैरह भी बनी हुई जहां पे दिखाया जाता है कि उसके पति को पकड़ लिया, वो पुलिस स्टेशन में जाती है, पुलिस वाले उसका रेप कर देते हैं बेवजह, और फिर उसको भगा दिया पुलिस स्टेशन से। क्योंकि पुलिस वाले और समाज वाले दलित कम्युनिटी के लोगों के बारे में सोचते नहीं हैं, सरकारें नहीं सोचती हैं, उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचती हैं। हालांकि अभी तो फिर भी सुधार हो रहा है, बट स्टिल अगर आप देखो इस रिपोर्ट को जो कि ह्यूमन राइट्स इनके द्वारा पब्लिश की गई है, वो क्या बोल रहे हैं कि दलित वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होने का चांस ये है कि समाज उनको दबाना चाहता है, बस उनको ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी औकात बहुत नीचे है। रेप, मॉलेस्टेशन,
हरासमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये कभी माना ही नहीं जाता है कि दलित वुमेन की भी कोई डिग्निटी होती। इट इज एज सिंपल एज दैट। बोलते हैं गरीब की कोई डिग्निटी नहीं होती, लोगों का यही मानना होता है, ये तो गरीब है, इसकी क्या डिग्निटी है। लेकिन डिग्निटी तो हर एक पर्सन की होती है, वो अमीरी गरीबी के साथ थोड़ी ना आती है, आप बोल सकते हो। तो वैसे कोई भी वुमेन हो, उसकी डिग्निटी तो उतनी है ना अपनी बॉडी की, उसको अपनी बॉडी उतनी पसंद है जितनी करोड़ों कमाने वाली वुमेन को पसंद होगी, आप बोल सकते हो। तो वो उस चीज का ध्यान यहाँ पे नहीं किया जाता है। देन उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, नंबर 7, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो इसमें लिखो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिपोर्टेड 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स increase in the complaints, increase in the complaints of domestic violence in 2020, of domestic violence in 2020, comma, due to the COVID-19 lockdown, ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। अब जो मर्द लोग डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, पहले तो दिन दिन में घर नहीं होते थे, बाहर होते थे, आप बोल सकते हो, तो बची रहती थी वुमेन। अब पूरा दिन घर में रहना है, तो वो केसेस और बढ़ गए, 2.5 गुना इंक्रीज हो गया 2020 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का, क्योंकि सब कुछ सारे जो लोग हैं वो घर पे रह रहे हैं, मेल पार्टनर्स जो है वो घर पे रह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। देन एक लास्ट नंबर 8 लिख लो, दैट इज लीगल एंड जुडिशियल डाटा, लीगल एंड जुडिशियल डाटा। तो इसमें देखो, इन 2021, इन 2021 द कन्विक्शन रेट, कन्विक्शन मतलब सजा सुनाना किसी को किसी जुल्म की, द कन्विक्शन रेट फॉर रेप केसेस, द कन्विक्शन रेट फॉर रेप केसेस was around 30%, was around 30%, which is very low, which is very low, comma, over 50% of the cases related to crimes against women, over 50% of the cases related to crimes against women were pending in the Indian courts, were pending in the Indian courts, contributing to delays in the justice, contributing to delays in the justice। 50% केसेस जो हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, ये क्या है, पेंडिंग है, मतलब अभी उनका कुछ फैसला नहीं आया। और जो फैसला आया है 2020 के अंदर, सिर्फ 30% केसेस में कोर्ट ने फैसला सुनाया, बाकी 70% केसेस आगे 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 चलते जा रहे हैं, आप बोल सकते हो। तो मतलब क्या है, कोर्ट्स भी उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रही हैं अगर देखा जाए तो, मतलब टाइमली इन केसेस का निपटारा नहीं किया जा रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। इसको आपने याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। तो लिखो इसमें,
According to the Travel and Tourism Development Index, according to the Travel and Tourism Development Index 2024, according to the Travel and Tourism Development Index 2024, India ranked 39th among India ranked 39th among 119 कंट्रीज 119 कंट्रीज in 2024 comma in the previous index published in 2021, previous index published in 2021, rank of India was 54th, rank of India was 54th out of 119 countries, out of 119 countries, full stop. The index is published by World Economic Forum, ये जरूर पता होना चाहिए. The index is published by World Economic Forum. So वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक इंडेक्स पेश किया गया जिसको बोला टूरिज्म ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स. मतलब टूरिज्म में कितना सुधार हुआ है. डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटी का इंप्रूव होना. सो इंडिया के जो टूरिस्ट क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग 2021 में हम 54th नंबर पे आते थे 119 कंट्रीज में से. अब हमारा रैंक अच्छा हो गया है. कितना हो गया है? 39. तो मतलब ये कुछ सालों के अंदर आपने 21 से 24 में आते आते आपका रैंक काफी इंप्रूव हो गया है. ठीक है. तो कौन कौन सी चीजों में इंप्रूवमेंट हुई है तो लिखो. द की एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट. किन एरियाज में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली है? की एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट. इसमें नंबर 1 है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. नंबर 2 है हेल्थ एंड हाइजीन. हेल्थ एंड हाइजीन. नंबर 3 है मोर फोकस ऑन ट्रेवल एंड टूरिज्म. मोर फोकस ऑन ट्रेवल एंड टूरिज्म. तो ये कुछ एरियाज हैं. सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी होगी है, हेल्थ अच्छी होगी है, हाइजीन अच्छा हो गया. इंडिया के जितने भी प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस कितने साफ सुथरे कर रहे हैं ना अभी. अगर आपने देखा हो पहले बहुत गंदे गंदे होते थे, अभी कितनी सफाई का ध्यान रखते हैं. और सरकार ने बड़ा फोकस किया है इन चीजों के ऊपर. तो इन सब चीजों में सरकार का फोकस भी बड़ा है. सेफ्टी सिक्योरिटी भी बड़ी है. पुलिस कैमरा सीसीटीवीज ये सब बहुत लग रहे हैं आप बोल सकते हो जगह जगह पे. खास तौर पे एनआरआई सेफ्टी के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है. और जो फॉरेनर्स आते हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर भी बहुत फोकस किया जाता है क्योंकि खास तौर पे क्राइम उनके अगेंस्ट ज्यादा होता है क्योंकि वो नई कंट्री में आए होते हैं. या फिर एनआरआई है तो वो बड़े समय से इंडिया में नहीं आया तो उसको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चलता है. अगर फॉरेनर है वो तो टोटली न्यू है, उसको तो पता ही नहीं इंडिया का सिस्टम क्या है. तो अगर आपने देखा हो कितने रिसेंटली केसेस रिपोर्ट हो रहे थे कि रशिया से कुछ व्लॉगर्स जो होते हैं जो व्लॉग वगैरह बनाते हैं, वो लड़की यहाँ पे आई उसका रेप कर दिया गया, उसका कैमरा तोड़ दिया, ये सब किया गया. ऐसी चीजें देखने को मिल रही है ना स्टिल. लेकिन कुछ सुधार उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर हुआ है आप बोल सकते हो. ठीक है. जिसकी वजह से हमारा रैंक यहाँ पे इंप्रूव हुआ. नेक्स्ट पॉइंट देखो. इन 2022 in 2022 the world saw
SAW 975 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स 2022 का डाटा इसमें बताया गया है जो अवेलेबल है कि भाई 2022 में 975 मिलियन का मतलब क्या है दिस। इतने टोटल टूरिस्ट जो हैं 2022 के अंदर आपको देखने को मिले 975 मिलियन, कॉमा इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू दिस, इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू दिस with 14.3 मिलियन 14.3 मिलियन इतना कंट्रीब्यूशन जो है वो किसके द्वारा किया गया, इंडिया के द्वारा आप बोल सकते हो। 14.3 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स, कॉमा within the Asia Pacific region, within the Asia Pacific region, India accounted for 15.6%, 15.6%, 15.6% of the international tourist arrivals, of international tourist arrivals। तो बड़ा सिंपल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 975 मिलियन लोगों ने एज अ टूरिस्ट ट्रेवल किया, उसमें से 143 मिलियन जो है वो कहाँ पे आए हैं, इंडिया के अंदर। और एशिया पैसिफिक की जब हम बात करते हैं, मतलब ये वाला जो हमारे आसपास का एरिया है, यूरोप वगैरह को छोड़ दो, सिर्फ एशिया पैसिफिक की बात करते हैं, उसमें टोटल जितने टूरिस्ट आए हैं पूरे एशिया पैसिफिक के अंदर, उसमें से 15% टूरिस्ट कौन सी कंट्री में आए हैं, इंडिया के अंदर। तो मतलब अच्छा खासा इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ टूरिज्म ऑफर्ड इन इंडिया। इंडिया में किस किस तरह का टूरिज्म जो है वो आपको देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ टूरिज्म ऑफर्ड इन इंडिया, कैसी कैसी टूरिस्ट एक्टिविटीज आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। तो लिखना इसमें, नंबर 1 एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इसमें लिख लो इंडिया ऑफर्स वेरियस एडवेंचर एक्टिविटीज, इंडिया ऑफर्स वेरियस एडवेंचर एक्टिविटीज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर, लैंड, वाटर एंड एयर। फॉर एग्जाम्पल क्लिम्बिंग, जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं ऐसे रस्सी के साथ ना, क्लिम्बिंग, CLIMBING, कॉमा स्काइंग, SKIING, स्काइंग जो आसमान में ऊपर से छलांग लगाते हैं, स्काई डाइव करते हैं जो। देन कैमल सफारीज, जो ये ऊंटों के ऊपर बैठ के घूमते हैं। देन ट्रैकिंग, TREKKING, जो माउंटेन्स में जाते हैं पैदल चढ़ के, एक तो क्लिम्ब करना होता है कि वैसे पैदल जाना और वहां पे टेंट वगैरह लगा के रहना, वो एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें होती है, पैराग्लाइडिंग और ये वो बड़ा कुछ होता है आप बोल सकते हो। तो ये सारी एडवेंचरस टूरिज्म एक्टिविटीज है जो इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसी में सेकंड पॉइंट लिख लो, एडवेंचर टूरिज्म के अंदर ही दूसरा पॉइंट लिखो, द पॉपुलर डेस्टिनेशंस, द पॉपुलर डेस्टिनेशंस includes हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड J&K, HP एंड J&K, फॉर स्काइंग फैसिलिटीज, स्काइंग, SKIING, स्काइंग फैसिलिटीज
देन लद्दाख, सिक्किम एंड अदर हिमालयन स्टेट्स, लद्दाख, सिक्किम एंड अदर हिमालयन स्टेट्स फॉर ट्रैकिंग, फॉर ट्रैकिंग देन उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश फॉर वाटर राफ्टिंग, वो जो हवा भर के किश्ती के बीच में नहीं बैठ के जाते हैं, उत्तराखंड में तो बड़ा करते हैं। वाटर राफ्टिंग, RAFTING, वाटर राफ्टिंग। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं हमारी स्टेट्स हैं जहां पे ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं आपको। दूसरा टाइप ऑफ टूरिज्म है दैट इज वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। तो इसमें लिखो इंडियाज रिच फॉरेस्ट कवर, इंडियाज रिच फॉरेस्ट कवर is home to a variety of, is home to a variety of exotic species, exotic, EXOTIC, बहुत ही विचित्र आप बोल सकते हो, exotic species, comma, major destinations includes, major destinations includes जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। देन केओलादियो नेशनल पार्क, केओलादियो, KEOLADEO, केओलादियो नेशनल पार्क राजस्थान। देन सरिस्का, SARISKA, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं हमारे पास जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, जानवर जीव जंतु देखने के लिए। जैसे अफ्रीका में लोग जाते हैं तो मोस्टली जाते हैं ना वहाँ पे शेर वगैरह देखने के लिए, तो हमारे यहाँ पे भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा है मेडिकल टूरिज्म, तीसरा इज मेडिकल टूरिज्म। तो उसमें लिखो इंडिया हैज बिकम अ हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म, इंडिया हैज बिकम a hub of medical tourism comma in 2024, in 2024 approximately 7.3 million, approximately 7.3 million मतलब 7 करोड़ से ज्यादा, 7.3 million medical tourists visited India, medical tourists visited India। 7.3 मिलियन मतलब 7 करोड़ 30 लाख ऐसे लगा लो, इतने लोग आप बोल सकते हो हमारे यहाँ पे आए इलाज करवाने के लिए। ठीक है। फेमस डेस्टिनेशन, फेमस डेस्टिनेशन इज चेन्नई, इज चेन्नई where 45% of the medical tourists visited, is Chennai where 45% of the medical tourists visited। So total जो टूरिस्ट आए उसमें 45% ने कहाँ पे जाके विजिट किया, चेन्नई के अंदर। तो मतलब ये एरिया बड़ा फेमस है इसके लिए। फिर उसके बाद हमारे पास है पिलग्रिमेज टूरिज्म, जो यात्री आते हैं धार्मिक यात्राओं के लिए, धार्मिक कुछ प्लेसेस को विजिट करने के लिए, पिलग्रिमेज टूरिज्म। तो इसमें लिखो it is one of the fastest growing type of tourism in India, it is one of the fastest growing
टाइप ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, कॉमा famous destinations includes famous destinations includes वैष्णो देवी, गोल्डन टेम्पल। कितने अंग्रेज घूम रहे होते हैं, वैष्णो देवी तो मैं नहीं गया लेकिन गोल्डन टेम्पल मैंने देखा है, वहाँ बड़े अंग्रेज आते हैं। कॉमा चार धाम, मथुरा वृंदावन, ये भी अंग्रेजों से भरा होता है, मथुरा वृंदावन, क्योंकि ये इस्कॉन का टेम्पल है ना वहां पे, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद है उसका, व्हाइट से कलर का जो टेम्पल है, प्रेम मंदिर, उसको बहुत विजिट करते हैं टूरिस्ट अगर आप देखोगे। सो ये सारा पिलग्रिमेज टूरिज्म आपको देखने को मिल रहा है। देन इको टूरिज्म, नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए, झरने, पहाड़, हिल्स, हिल स्टेशंस, है ना, ये सारे इको टूरिज्म। इसमें लिखो, इको टूरिज्म इन इंडिया इज रिलेटिवली अ न्यू कंसेप्ट। हमारे यहाँ पे ये नया चीज है, हमारे यहाँ पे पहले इन सब चीजों के लिए इतना जोर नहीं दिया गया। इज रिलेटिवली अ न्यू कंसेप्ट which involves visiting places which involves visiting places known for their natural beauty, known for their natural beauty, तो जैसे रिसेंटली अगर आपने देखा हो 2023 में मालदीव के साथ हमारा पंगा इसी चक्कर में तो हुआ था। मोदी गया था लक्षद्वीप उसको प्रमोट करने के लिए कि वहां पे इको टूरिज्म बढ़े। इको टूरिज्म मतलब किसी प्लेस की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए जनता आती है। अब ये झरने, नदियां, पहाड़, ये सब नेचुरल ब्यूटी है। तो कई कई जगहों पे, जैसे इंडिया में ना इस चीज के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया पहले। लोग, जैसे जब मैं स्विट्जरलैंड की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है, बहुत ही सुंदर सुंदर वादियां, पहाड़ियां। जैसे मेरा एक दोस्त अभी वहां पे गया हुआ है, वो हर दिन उसने ऐसी फोटो डालनी है कि आप बोलोगे कि वाह यार क्या बात है। क्योंकि स्विट्जरलैंड इसी चीज के लिए फेमस है, उसमें आप कहीं पे भी निकलोगे तो आपको सुंदर सुंदर वादियां, पहाड़ियां, झरने, नदियां, ये सब देखने को मिलेगा हर शहर, हर सिटी में। वो इको टूरिज्म के लिए जाना जाता है, आप बोल सकते हो। इंडिया में इस चीज का इतना प्रमोशन नहीं किया गया, हालांकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, लद्दाख एंड ऑल, लेकिन हमारे यहाँ पे और ही झंझट रहते हैं, आप बोल सकते हो। अब सरकार थोड़ा फोकस कर रही है इन चीजों के ऊपर, ठीक है। फिर आ गया कल्चरल टूरिज्म। कल्चरल टूरिज्म, इसमें लिखो, इसमें तो इंडिया बहुत अचीव करता है। इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज attract tourists around the globe, attract tourists around the globe, दुनिया जहान से टूरिस्ट हमारा कल्चर देखने के लिए आते हैं, around the globe. The famous events includes, the famous events includes पुष्कर फेयर। पुष्कर में आप कभी जाओ ना, वहां पे एक बहुत तगड़ा मेला लगता है। जब पुष्कर फेयर लगता है बड़े अंग्रेज आते हैं उसमें बहुत, वहां पे तो मैं गया हूँ पुष्कर फेयर। दूसरा है कि ताज महोत्सव, ताज महोत्सव यहाँ पे भी बड़े आते हैं। फिर सूरज कुंड मेला, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे स्पेशली टूरिस्ट आते हैं हमारे कल्चर को देखने के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज को देखने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है बिजनेस टूरिज्म, नेक्स्ट। वो उदयपुर में है, हाँ दैट इज इन उदयपुर, हाँ तो वो भी उसी में आ जाता है। फिर आ गया बिजनेस टूरिज्म, तो इसमें लिखो, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू travel undertaken for business purposes, travel undertaken for business purposes which can be categorized into three sections, तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, which can be categorized
into three sections. Number one, trading goods on a wholesale basis. होलसेल में सामान बेचना, ट्रेडिंग गुड्स ऑन अ होलसेल बेसिस. नंबर टू, कंडक्टिंग बिजनेस सच एज क्लाइंट विजिट्स, मतलब बाहर का कोई आपका क्लाइंट है, वो आपको विजिट करने के लिए हमारे देश में आ रहा है. नंबर थ्री, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बाहर से बंदे आ रहे हैं. ठीक है. तो एक तो होता है सामान बेचने के लिए बंदा आ रहा है इंडिया में, इंडिया के होलसेल मार्केट में. एक होता है कि किसी का कोई क्लाइंट है, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो ना ये करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो डिजाइनर है एक्चुअली. वो ये वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन करते हैं, और वो मोस्टली उसका ये क्लाइंट्स जो होते हैं या तो कोई स्वीडन से है, कोई यूएसए से है, कोई यूके से है. अभी उसकी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, वो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड आप बोल सकते हो, खुद ही करके देता है, घर पे बैठ के सब करके देता है, और अच्छा कमाता है वो, पैसा बहुत कमाता है बोल सकते हो. क्योंकि ये डिजाइनिंग वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो जैसे मान लो कल को वो कंपनी ओपन कर ले, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हमारे पास हैं, तो वो क्लाइंट्स विजिट करते हैं कंपनी को कोई एग्रीमेंट साइन करने के लिए, समथिंग लाइक दैट, वो हो सकता है. एक हो सकता है कि हमारे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसको अटेंड करने के लिए बाहर से जनता आ रही है, जैसे हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, तो वो वाली चीज है. देन उसके बाद आ गया हेरिटेज टूरिज्म. हेरिटेज टूरिज्म, तो उसमें लिखो, हेरिटेज टूरिज्म इन इंडिया has seen a significant growth. Heritage tourism in India has seen a significant growth, comma, India's rich history and ancient culture, India's rich history and ancient culture make it a natural fit, make it a natural fit for this form of tourism. Make it a natural fit for this form of tourism. अब हेरिटेज का मतलब होता है कि आपकी जो धरोहर है, धरोहर का मतलब है कि आपकी जो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हो गई, अब वो दुनिया जहान में फेमस है. भीमबेटका की गुफाएं होगी दुनिया जहान में, अजंता की गुफाएं होगी, ये सब हमारी धरोहर ही है, हमारा हेरिटेज है, हमारे पूर्वजों के जो मंदिर हैं ये वो सब विजिट करने के लिए जनता आती है. और ये हमारे पास नेचुरली बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनता बहुत बहुत तरीके की सिविलाइजेशन यहाँ पे डेवलप हुई है, तो वो तो ऑटोमेटिकली हम ग्रो करेंगे. फिर आ जाता है स्पोर्ट्स टूरिज्म. स्पोर्ट्स टूरिज्म, तो इसमें देखो, इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल, इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड. हर एज ग्रुप और हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बंदा, अमंग ऑल एजेस, people of all ages and economic backgrounds, comma, individuals travel to nearby cities or abroad, individuals travel to nearby cities or abroad to participate or watch sports activities, to participate or watch sports activities, for example IPL. इसने बहुत बढ़ाया है स्पोर्ट्स टूरिज्म हमारे देश का. आईपीएल आने के बाद इंडिया की क्रिकेट की पॉपुलैरिटी एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है. जो हमारे पास बीसीसीआई है, अगर आप देखोगे, सो उसमें भी बहुत ज्यादा, मतलब उनके टर्नओवर में बहुत इजाफा हुआ है बोल सकते हो, बहुत ज्यादा. सो जब आईपीएल चलता है, तो पहली बात तो आईपीएल में कितने सारे प्लेयर होते हैं जो बाहर की कंट्री से आते हैं, फिर उनके साथ उनकी टीम्स आती हैं, तो कितने लोग आ रहे हैं जो यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने के लिए, फिर देखने वाले भी कुछ आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी. और लास्ट है एजुकेशनल टूरिज्म, लास्ट इसकी टाइप है एजुकेशनल टूरिज्म.
तो इसमें लिखो, इट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज It involves students traveling abroad for higher studies and professionals seeking to enhance their skills and professionals seeking to enhance their skills enhance their skills which indirectly boosts the tourism which indirectly boosts the tourism. तो ये आपकी टाइप्स होगी, बच्चे जो पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं या कुछ खास स्किल कोई स्पेशल कोर्स करने के लिए यहाँ पे आते हैं, जैसे बांग्लादेश से लोग आते हैं, भूटान से आते हैं, नेपाल से आते हैं, पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, कोचिंग्स लेने के लिए और ये सब करने के लिए बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो वो भी एक तरीके से क्या है, टूरिज्म है। अच्छा, नीचे हेडिंग देना, करंट स्टेटस ऑफ इंडियन टूरिज्म सेक्टर, करंट स्टेटस ऑफ इंडियन टूरिज्म सेक्टर। तो इसमें लिखना, इंडियाज टूरिज्म सेक्टर रैंक्स, इंडियाज टूरिज्म सेक्टर रैंक्स फास्टेस्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक सेक्टर इन द कंट्री, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक सेक्टर इन द कंट्री। मतलब हमारे देश में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है अगर देखा जाए तो। इसी में सेकंड पॉइंट देखो, इन 2023, इन 2023 इंडिया सॉ, इंडिया सॉ 9.2 मिलियन foreign tourist arrivals, 9.2 million foreign tourist arrivals, which was 43% increase from 2022, जो कि 43% ज्यादा था 2022 के कंपैरिजन में। 43% increase from 2022 and it is expected to reach, and it is expected to reach 30 मिलियन, 30 मिलियन। अभी जो अराउंड 10 मिलियन है उससे 30 मिलियन फॉरेन अराइवल हो जाएंगे, आप बोल सकते हो बाहर से जो जनता आ रही है उसका नंबर। एक्सपेक्टेड टू रीच 30 मिलियन बाय 2028, 2028 तक ये 30 मिलियन होने की गुंजाइश है, आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी अराउंड 10 मिलियन हमारे यहाँ पे टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, आप बोल सकते हो, फॉरेन वाले जो मैं बात कर रहा हूँ। और ये बढ़ के 30 मिलियन हो सकता है 2028 तक। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दैट इज AUKUS न्यू डील। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, AUKUS, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम और US फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो उसमें लिखो, इन्होंने एक नई डील साइन की है, तो उसके बारे में लिखो पहले। ऑस्ट्रेलिया हैज साइंड, ऑस्ट्रेलिया हैड
signed a deal to allow Australia had signed a deal to allow exchange of nuclear secrets, exchange of nuclear secrets and material with the United States and UK, with USA and UK। एक नई डील साइन की है जिससे क्या है, ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस के साथ शेयर करेगा क्या, न्यूक्लियर सीक्रेट्स, मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में, और न्यूक्लियर मटेरियल जो है इनको देगा, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द AUKUS इज अ ट्राइलेटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये है क्या, AUKUS? इट इज ट्राइलेटरल, मतलब 3 कंट्रीज, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप established in 2021, इंपॉर्टेंट है, established in 2021, 2021 में ये बना था। कॉमा, its mandate is enhancing, its mandate is enhancing deterrence, deterrence मतलब डरावा, सामने वाले को डराना एक तरीके से, enhancing deterrence, DETERRENCE, deterrence and defense capabilities, deterrence and defense capabilities in Indo-Pacific region, in Indo-Pacific region। सो ये तीनों कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, ये तीनों मिलके क्या करना चाहती हैं, एक तो ये इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन का जो एरिया है, यहां पे अपना दबदबा बनाना चाहती हैं कि इनसे डरें बाकी कंट्रीज लाइक चाइना और ये सारी कंट्रीज इनसे डरें। इसके अलावा ये यहाँ पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने जब ये बना था तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि यूके एंड खास तौर पे यूएस, ये लोग ना न्यूक्लियर सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है वो किसको देंगी, वो देंगी ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ इंडियन ओशन है, समझ रहे हो, तो बीच में पड़ता है। तो इसको अगर न्यूक्लियर सबमरीन्स अगर आप दोगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों तरफ ख्याल रख सकता है। अभी रिसेंट डील क्या बोल रही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स है और जो मटेरियल है वो ये शेयर करेगा यूएस एंड यूके के साथ, तो मतलब कोऑपरेशन हो गया डिफेंस एंड सिक्योरिटी का। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट करंट अफेयर है, FTA टॉक विद बिम्स्टेक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA जिसको बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स विद बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है, पहले तो वही लिख लो। बिम्स्टेक is a regional organization, BIMSTEC is a regional organization established in 1997, established in 1997, comma, headquartered at Bangkok, not Bangkok, Dhaka, headquartered at ढाका, बांग्लादेश। 1997 में बिम्स्टेक को बनाया गया, हेडक्वार्टर किसके, कहां पे, इसके ढाका के अंदर, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की।
1997 में इसको बनाया गया था। अच्छा, बिम्स्टेक को अगर तुम देखोगे, जब ये बना था ना, तो इसके नाम में सब कुछ है। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, एंड टी फॉर थाईलैंड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पहले इसका नाम ये था, अभी इसका नाम ये नहीं है। अभी क्या है, ये कितनी कंट्रीज होगी, 5। ध्यान से देखना, इस तरीके से ये इंडिया पड़ता है इधर, ये म्यांमार है, और नीचे है थाईलैंड। इस तरीके से ये कंट्रीज है सारी, अगर तुम देखो तो। यहाँ पे है आपका श्रीलंका, ये एक हो गया, एक श्रीलंका, ये हो गया इंडिया, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया म्यांमार, और ये हो गया थाईलैंड। ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के आसपास जो कंट्रीज लगती थी, उनका एक ग्रुप बना था जिसको बोला बिम्स्टेक। बाद में क्या हुआ, एक कंट्री इधर पड़ती है भूटान, उसने भी ज्वाइन कर लिया। एक इधर पड़ती है नेपाल, उसने भी ज्वाइन कर लिया। अब पहले तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म थी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब दो और ऐड हो गए, तो क्या एक बी और एन और ऐड करते? नहीं, उन्होंने ये ऐड नहीं किया, उन्होंने उसका फुल फॉर्म चेंज कर दिया। अभी कितने मेंबर है, 7 है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म लिख लो बिम्स्टेक की। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, अभी जो फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी इसकी फुल फॉर्म ये है, पहले इसकी फुल फॉर्म थी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करना चाह रहे हैं। इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब इन 7 कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होगा वो बिना टैरिफ के होगा, आप बोल सकते हो। ठीक है, सो लिखो इसमें, रिसेंटली एट द बिजनेस समिट ऑफ बिम्स्टेक, recently at the business summit of BIMSTEC organized at New Delhi, organized at New Delhi, the talks have been conducted, the talks have been conducted for the free trade agreement, for the free trade agreements comma, it was first proposed in 2004, 2004 में पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रपोज किया गया था, अभी तक बातें चल रही हैं उसके ऊपर। It was first proposed in 2004, सो पहली बार 2004 के अंदर इसको प्रपोज किया गया था। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन क्यों करना है? क्योंकि ट्रेड अच्छा खासा होता होगा इनके बीच में, तो वो क्या है, तो वो नीचे लिख लो, इंडियाज ट्रेड विद बिम्स्टेक, इंडियाज ट्रेड विद बिम्स्टेक। इंडिया का कितना का ट्रेड होता है बिम्स्टेक के साथ, तो इसमें लिखो, इंडियाज टोटल ट्रेड विद बिम्स्टेक कंट्रीज, India's total trade with BIMSTEC countries was around 44.32 billion US dollars, 44.32 बिलियन US डॉलर्स इन 2023-24। इंडिया ने जो बाकी 6 कंट्रीज के साथ टोटल ट्रेड किया है इन 2023-24, comma, among the BIMSTEC countries, among the BIMSTEC countries, Thailand
is the largest trading partner. Thailand is the largest trading partner with around 15 बिलियन यूएस डॉलर ट्रेड, 15 बिलियन, विद अराउंड 15 बिलियन यूएस डॉलर ट्रेड। तो बड़ा ट्रेड, 44 बिलियन का ट्रेड बहुत बड़ी चीज है। सालाना 44 बिलियन का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है इंडिया के साथ बाकी 6 कंट्रीज का। और अगर हम बिम्स्टेक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे तो मतलब ये जो ट्रेड होगा इसमें ज्यादातर क्या होता है, हम सामान बेचते हैं। तो ट्रेड होगा जब हम सामान बेचेंगे, ज्यादातर तो हम बेचते हैं। जब बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, टैरिफ फ्री होगा। टैरिफ फ्री होगा तो आपको मुनाफा होगा, आपका सस्ता सामान जाएगा और सामने वाली कंट्री में ट्रेड बढ़ेगा। तो नीचे एक और पॉइंट लिख लो, दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट is in favor of India, because of India's trade surplus, with the BIMSTEC countries. India's trade surplus with the BIMSTEC countries. तो BIMSTEC कंट्रीज के साथ हम मोस्टली ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमें फायदा होगा, क्योंकि हमने सामान बेचना है और बिना टैरिफ के अगर हमारा सामान वहां पे जाएगा तो वो सस्ता रहेगा, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे और बेचेंगे, आप बोल सकते हो। अगर हम ज्यादातर सामान मंगवा रहे होते फिर हमें नुकसान था, अगर वहां से ज्यादा सामान आ रहा होता फिर हमें नुकसान था कि हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ जानी थी उनके सामान की। अब हमें नुकसान नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, क्योंकि हमारा सामान बिकना है ज्यादा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो। ठीक है, दैट्स इट, यहां तक करते हैं, बाकी करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में। समझ आया ये सारा? ठीक है फिर।